अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है लेवल्स, क्योंकि इससे पहले का हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर और इकोलॉजी। तो देखिए इसमें 7 लेवल होते हैं, मैं ड्रॉ करूँगा इनको। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 लेवल हो गए हैं आपके। सबसे पहले कोई भी एक इंडिविजुअल रहेगा, अन इंडिविजुअल, कोई ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, फिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा स्पीसीज रहेगी सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या रहेगी, पॉपुलेशन। फोर्थ नंबर पे क्या रहेगी, कम्युनिटी। फिफ्थ पर रहेगा इकोसिस्टम। सिक्स पर रहेगा बायोम और 7 पर रहेगा बायोस्फीयर। अब देखिए अन इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मैन, एनिमल, फिश, कुछ भी हो सकता है। स्पीसीज क्या होती है, वो इंडिविजुअल जो अपने अपीयरेंस और बिहेवियर में सिमिलरिटी शो करते हैं, स्पीसीज कहलाती है। वो क्या हो सकती है, फिश हो सकती है। फिश भी कई तरह की होती है, शार्क होती है, हॉर्स फिश होती हैं, ऐसी कई तरह की फिश होती हैं जो कि बिहेवियर में सिमिलरिटी शो करती है, कि ऐसे पानी में रहती हैं, गिल्स होते हैं, तो ये सिमिलरिटी शो करती हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, यहाँ पर हमने केवल एक फिश ली थी, यहाँ पर यदि हम उन्हीं के नंबर को बढ़ा दें, क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अनसेम स्पीसीज इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इन एनी जियोग्राफिकल लोकेशन। यानी कि यहाँ पर हमने एक ह्यूमन लिया था, मैन लिया था, फिश ली थी। कम्युनिटी क्या होती है कि डिफरेंट स्पीसीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, देखिए कम्युनिटी होती है, उसमें हमारे कई सारे लोग रहते हैं। उसी तरह सेट ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एनी जियोग्राफिकल एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपका क्या हो सकता है, माना कि एनिमल हो गए, मैनकाइंड हो गए, फिशेस हो गई, या फिर एक हम किसी जियोग्राफिकल लोकेशन को ले लें। जियोग्राफिकल लोकेशन में आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, तो उसमें टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, फॉक्स हो गया। जब वो एक साथ रहने लगते हैं तो वो कहलाती है कम्युनिटी। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जिनको भी कंसीडर किया है वो केवल बायोटिक हैं। बायोटिक का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। किनको कंसीडर किया है हमने, लिविंग को। यदि हम लिविंग के साथ लिविंग और नॉन लिविंग को कंबाइन कर दें तो वो कहलाता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या आता है, बायोटिक प्लस अबायोटिक। ठीक है, इसके अलावा बायोम होता है, बायोस्फीयर होता है। तो इनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, फिर इकोसिस्टम को आपको समझ में आ गया जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर रहते हैं। उसके बाद हम बायोस्फीयर समझेंगे और लास्ट में समझेंगे क्या, बायोम। तो चलिए सबकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्पीसीज। दोज इंडिविजुअल which shows resemblance in their
appearance and behavior, यानी कि जो सिमिलरिटी शो करते हों, एक जैसी, वो कहलाती है स्पीसीज। अब फिश का एग्जांपल लिया था, या फिर डॉग में भी हो जाता है, कई तरह की ब्रीड होती हैं। अब आता है पॉपुलेशन। अन इंडिविजुअल में हमने एक को लिया था, पॉपुलेशन में क्या होता है, सेट ऑफ इंडिविजुअल of the same species interacting with each other in any specific geographical रीजन। यानी कि एक ही स्पीसीज यदि उसकी संख्या बढ़ा दी जाए, सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इन एनी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में। अब कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी होती है सेट ऑफ ऑल इंटरेक्टिंग population of different species in any geographical region। जियोग्राफिकल रीजन ऐसा ले लें, कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ले लिया, टुंड्रा ले लिया, टाइगर ले लिया, फॉरेस्ट ले लिया, लेक ले लिया, एक पर्टिकुलर आपको लेना है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहले हम बात, इकोसिस्टम तो क्या होता है, जहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या फिर लिविंग थिंग्स अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वो कहलाता है इकोसिस्टम। अब हम समझते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या रहता है, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, माना कि मैं आपको समझाता हूँ। एक तो हो जाएगा लिथोस्फीयर, जो लैंड वाला पार्ट है। एक क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर, और एक क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोस्फीयर। लेकिन इसमें भी देखिए, सारे लैंड पर आपकी लाइफ नहीं पाई जाती, पूरे एटमॉस्फेयर में भी लाइफ नहीं पाई जाती, पूरे हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ नहीं पाई जाती। एक पर्टिकुलर रीजन होता है, क्योंकि वाटर में भी यदि आप ज़्यादा ज़मीन में चले जाएं तो लाइफ नहीं पाई जाती, एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा ऊपर चले जाएं वहाँ पर भी लाइफ नहीं पाई जाती, और ज़मीन पर भी हर जगह लाइफ नहीं पाई जाती। तो इसका वह पार्ट, इन सब तीनों का वह पार्ट हम निकाल लें जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, वही आपका क्या कहलाता है, वही कहलाता है एटमॉस्फेयर। वही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। सॉरी, मैं एटमॉस्फेयर लिख रहा हूँ। वही कहलाता है आपका बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर का वह पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, अर्थ्स पार्ट ऑफ एयर, लैंड, वाटर, where life exist। तो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर कहलाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर का एग्जांपल क्या हो जाएगा,
अर्थ का वह पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, कैसा? बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अरे भाई, ये भी तो इकोसिस्टम ही है। इकोसिस्टम में क्या, बायोटिक और नॉन बायोटिक जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं वही कहलाता है। या फिर हम बायोस्फीयर को ये भी बोल सकते हैं क्योंकि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। जब लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? बायोस्फीयर इज द ग्लोबल सम ऑफ ऑल द पॉसिबल इकोसिस्टम बोल सकते हैं ना, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पर बायोस्फीयर कहलाता है, और लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आ गया आपको समझ में? अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका बायोम। बायोम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम। पहले मैं लिख देता हूँ बायोम के बारे में, फिर समझेंगे। कंटिन्यूअस लार्ज एरिया, कंटिन्यूअस लार्ज एरिया होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ इको सिस्टम शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स with their abiotic factors and adopted to their environment. A biome is more complex and extensive than an ecosystem. Temperature and precipitation are two most common abiotic factor due to which biome varies from region to region। अब आप इसको पढ़िए। कंटिन्यूअस लार्ज एरिया होना चाहिए। कैसा एरिया होना चाहिए? कंटिन्यूअस लार्ज एरिया होना चाहिए। सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विद देयर abiotic factor and adopted their environment. A biome is more complex and extensive than ecosystem. Temperature and precipitation are two most common factors due to which biome varies from region to region. क्या लिखा है? इकोसिस्टम जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हों। चलिए इसको ऐसे समझेंगे हम। ये हो गई माना कि आपकी अर्थ। ये कहलाएगा आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
और ये कहलाता है आपका नॉर्थ पोल और कहलाता है साउथ पोल। अब देखिए टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दो आर मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक तो ये एक कंटिन्यूस लार्ज एरिया होता है। कैसा एरिया होता है? कंटिन्यूस। सेट ऑफ इकोसिस्टम होता है, सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पाई जानी चाहिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। और तीसरा टर्म है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखिए कंटिन्यूस होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन सेम होना चाहिए, यानी कि वाटर जो डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है वो लगभग सेम होना चाहिए। तो टेम्परेचर सेम कहाँ होगा? यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा। जैसे हम अर्थ से पोल की साइड जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर सेम कहाँ रहेगा? या तो यहाँ टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि जो लैटिट्यूड होते हैं ना, लैटिट्यूड, वहाँ पर टेम्परेचर सेम रहता है। यदि हम इसको ऐसा बनाएं तो ये आपका बायोम नहीं कहलाएगा, जबकि इसमें कई सारे इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम 1 2 3, क्योंकि कंटिन्यूस सेट ऑफ इकोसिस्टम होते हैं ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन सेम होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या लिखा है इसमें? कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करना चाहिए। तो ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन तो यहाँ चेंज होगा ना। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इधर आते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये वाला जो है ना आपका, ये बायोम नहीं कहलाएगा, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन भी हमको कंसिडर करने। ये आपका बायोम कहलाएगा, ये बायोम कहलाएगा, ये बायोम कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बायोम के अंदर। इतना समझ में आया? सब कुछ पढ़ लिया हमने, सब कुछ समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे? बायोटिक प्लस अबायोटिक, ये फैक्टर आ जाएंगे। सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है स्पीसीज, यानी कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करनी चाहिए। जो इंसान होते हैं उनमें भी चाइनीज़ अलग होते हैं, मंगोलियन अलग होते हैं, कोरियन अलग होते हैं, इंडियन अलग होते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? सेम इंडिविजुअल की बहुत सारी जनजाति के किसी एक जियोग्राफिकल रीजन में। कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट रेस के लोग आपस में मिलके कम्युनिटी बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन हो जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर बायोटिक एंड नॉन अबायोटिक इंटरेक्ट करते हैं। बायोम क्या कहलाता है? जहाँ पर कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर होना चाहिए और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। बायोस्फीयर क्या कहलाता है? जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लिथोस्फीयर अर्थ का वह पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर कहलाता है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले वर्ल्ड के कुछ फेमस ग्रासलैंड है, उनके नाम आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग क्या दूंगा? वर्ल्ड फेमस ग्रासलैंड्स, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? प्रेरीज, जो कि यूएसए में पाया जाता है। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है क्या? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होते हैं। अगला क्या होता है? पंपास। पंपास कहाँ पर पाया जाता है? अर्जेंटीना में। साउथ अमेरिका में। इसके अलावा क्या होते हैं? सेल्वास। सेल्वास कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। ये भी साउथ अमेरिका का हो जाएगा। इसके अलावा होता है कंपोस। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में। इसके अलावा क्या होता है? लियानोस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला।
जो कि साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, बेल्ट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में। स्टेपी, ये कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप में। इसके अलावा होता है सवाना। सवाना को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। सवाना को बोला जाता है, जो कि पाया जाता है कहाँ पर, केन्या में। देखिए अब मैं थोड़े डिफरेंट कलर से लिखूँगा, क्योंकि ये डिफरेंट कलर से इसलिए लिखूँगा ताकि ये अलग हो जाए। एक होता है डाउन्स। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा क्या होते हैं, कैंटरबरी, ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। देखिए क्या हो गया, प्रेरिस हो गया, पंपास हो गया, सेल्वास हो गया, कंपास हो गया, लियानोस हो गया, एक और बच गया, क्या, पुछताछ। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हंगरी में। इसके अलावा स्टेपी हो गया, सवाना हो गया, डाउन्स हो गया और काउंटरबरी हो गया। तो ये कुछ वर्ल्ड के फेमस ग्रासलैंड हैं। क्या हैं वर्ल्ड के कुछ फेमस ग्रासलैंड। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसके अलावा बायोम के हम कुछ यदि एग्जाम्पल लें, बायोम के कुछ एग्जाम्पल लें, तो बायोम के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे। पेन लेना चाहिए। ये ट्रॉपिकल हो सकते हैं, टेम्परेट हो सकते हैं और टाइगा हो सकते हैं, टुंड्रा हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक यहाँ पर पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल कौन से हो लाएंगे, टेम्परेट जो यहाँ पर पाए जाते होंगे। ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट बोलते हैं, टाइगा, इनके बाद टुंड्रा। टुंड्रा जो नॉर्थ और साउथ पोल के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम, थोड़ा और आगे ये समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्थ का मैंने आपको क्या क्या बताया था, यदि मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल, क्या कोशिश करता हूँ सर्कल ड्रॉ करने की, तो ये हो जाएगा कंपास। यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ये मैंने ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ मैंने कर लिया, ठीक है। अब बड़े वाले को हटा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया में 8 स्टेट से होकर गुजरती हैं। कितनी स्टेट से होकर गुजरती हैं, 8 स्टेट से। तो वो कौन कौन सी स्टेट हो जाएंगी, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और
गुजरात। अब जो मिजोरम होता है, मिजोरम में कहाँ से होकर गुजरती है ये? आइजॉल के पास से। याद रख लेना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। अगरतला। वेस्ट बंगाल में बर्धमान के पास से। झारखंड में रांची के पास से। छत्तीसगढ़ में नियर रायपुर। एमपी में सांची से जाती है, सांची। राजस्थान में उदयपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा के पास से। जबकि गुजरात में कहाँ से जाती है? नियर गांधीनगर, गांधीनगर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरता है? इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरता है ये भी देख लेते हैं। तो अफ्रीका, देखिए अफ्रीका यहाँ पर पाया जाता है, साउथ अमेरिका पाया जाता है, साउथ अमेरिका पाया जाता है, साउथ अमेरिका कुछ इस तरह बनेगा। और अफ्रीका कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो इतना मान लेते हैं यहाँ से। जो इक्वेटर होता है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है? अफ्रीका। अफ्रीका में कहाँ कहाँ से गुजरता है ये भी देख लीजिए आप। कलर चेंज कर लेते हैं। सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अलावा गबन। ये इक्वेटर की बात कर रहे हैं हम, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके अलावा साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ से जाता है? साउथ अमेरिका, इसमें जाता है ब्राज़ील, कोलंबिया और ठीक है। इसके अलावा एशिया में भी कहाँ कहाँ से जाता है? एशिया में तो केवल दो ही जगह से जाता है। एक तो हो गया आपका इंडोनेशिया और दूसरा मालदीव। मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। ये पूछ सकता है, देखिए अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ी बातें और जान लेते हैं हम। थोड़ी बातें और क्या जान लेते हैं? जब पृथ्वी की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं, थोड़ा प्लैनेट के बारे में। क्या क्या जान लेते हैं प्लैनेट के बारे में? तो जो अर्थ है, अर्थ के पहले क्या होता है? वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। अब इतना ही रहने देते हैं। तो जो 1 2 3 4 5, तो जो वीनस
और यूरेनस होते हैं ना, यूरेनस, ये कैसे मूव करते हैं? ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, केवल यही ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। इसके अलावा जो वीनस होता है ना, वीनस है आपका, ये सबसे चमकीला ग्रह है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। ये इतना भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम हमारे उसी पोर्शन पर आ जाते हैं, किस पर, जो कि हमको समझना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है आपका फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? इसको हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, इट इज अ फीडिंग relationship between the living organism in the ecosystem। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, फीडिंग रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्रास, ग्रास के अलावा क्या हो जाएगा? ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, इट इज़ अ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में है। अब आप बोलेंगे कि मैंने ये बना दिया है आपका फीडिंग रिलेशनशिप। ग्रास होगा, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर, इसको खाएगा फ्रॉग, इसको खाएगा स्नेक, इसको खाएगा हॉक। ठीक है, तो जो ग्रास रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर। बाकी ये सारे क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। ये क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर, कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए जो ग्रास की पोजीशन होती है ना, पोजीशन, ये कहलाती है आपकी ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये कहलाएगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ऐसे ये कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल। इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ग्रास ऊपर को प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये कहलाएंगे आपके टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? हेटरोट्रॉफ। क्या कहलाएंगे? हेटरोट्रॉफ। इतना आपको समझ में आ गया? अब किसी किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि जो फूड चेन है इसको साइक्लिक क्यों ने बना दिया। यहाँ पर मैंने क्या बोला था? एक लाइन
टर्म अंडरलाइन किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद। देखिए ग्रास होता है, ग्रास ऊपर होता है, फ्रॉग ग्रास को खाता है, ग्रास ऊपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है हॉक। अब हॉक जब डेड मर जाएगा तो जो डिकम्पोजर होंगे वो डिकम्पोज करेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद ये मिल जाएगा सॉइल में। सॉइल तो हमारा अबायोटिक फैक्टर है जो कि नॉन लिविंग है, तो इसमें एक साइक्लिक रिलेशन नहीं बनता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए। ट्रॉफिक लेवल, इट इज अ specific position of feeding stage of living organism in the food chain of an इको सिस्टम। ये क्या होती है, एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है फीडिंग स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। फूड चेन में एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, फ्रॉग की अपनी एक पोजीशन है, स्नेक की अपनी एक पोजीशन है, ग्रास की एक अपनी पोजीशन है, तो वही कहलाती है ट्रॉफिक लेवल। इसके अलावा जो एनर्जी का फ्लो होता है, ग्रास से ग्रास ऊपर में एनर्जी का फ्लो होगा, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में होगा, फ्रॉग से स्नेक में होगा और स्नेक से हॉक में होता है। तो ये होता है 10% रूल से, यानी कि जो भी ग्रास अपनी फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनाएगा तो 90% अपने लेवल पे यूज कर लेगा और 10% केवल ग्रास ऊपर को ट्रांसफ़र करेगा। जो ग्रास ऊपर रहेगा वो अपने लेवल पे 90% एनर्जी कंज्यूम कर लेगा और जो फ्रॉग के पास जाएगी वो मात्र 10% जाएगी, ठीक है। तो इस लॉ को जिसने दिया था केवल 10% जाती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और एनर्जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ग्रास ऊपर को खा लेगा, केवल ये इसको खाएगा और ये इसको खाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हॉक कभी ग्रास को खा लेगा, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल हो सकती है, बाई डायरेक्शनल नहीं होती। केवल एनर्जी यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इन एन एनी फूड चेन flow of energy is always unidirectional and decreases by 10% लॉ। इस लॉ को जिन्होंने दिया था उनका नाम है रेमंड लिंडमैन्स, और इन्हीं के नाम पे लॉ बना दिया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है रेमंड लिंडमैन लॉ। देखिए ये यूनिडायरेक्शनल होती है और नॉन साइक्लिक होती है। नॉन साइक्लिक क्यों होती है मैंने बता दिया, क्योंकि ये लिविंग के बीच में रिलेशन होती है। अब देखिए 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, shorter the food chain, higher will be the energy। अब लेकिन आप कहेंगे कि जो ग्रास 10% केवल एनर्जी जाएगी तो बॉडी साइज तो कम होना चाहिए, लेकिन बॉडी साइज तो जो हॉक का रहता है वो बड़ा रहता है स्नेक से, फ्रॉग से बड़ा रहता है स्नेक। तो ये बॉडी साइज बड़ा क्यों होता जाता है, क्योंकि ये केवल एक जगह से एनर्जी नहीं लेते हैं, इनके पास एनर्जी के लिए कई सारे सोर्स रहते हैं। उसी को हम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से दिखाते हैं। उसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कहा जाता है क्या, उसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कहा जाता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फूड चेन। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है फूड चेन का, और यही बताता है, जो फूड वेब होता है ना, यही बताता है, क्या बताता है, क्लियर पिक्चर बताता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट शोज क्लियर पिक्चर अबाउट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा जो आपका इकोसिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा। कैसे? क्योंकि है ना, ऐसा मान लेते हैं, इसको समझने के लिए ऐसा समझिए। सबसे पहले मैं फूड वेब का डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, या फिर ये मान लेते हैं, यहाँ से ग्रास हॉपर में लेके यहाँ ले लेते हैं क्या काऊ, और काऊ के बाद ले लेते हैं टाइगर। इसके अलावा ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा फॉक्स, और फॉक्स को खाएगा टाइगर। इसके अलावा ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग को खाएगा कैट, और क्राउड को खाएगा स्नेक। अब देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया। जितना जटिल ये नेटवर्क होगा, आपका जो इकोसिस्टम रहेगा वो उतना ही स्टेबल रहेगा। क्योंकि देखिए, इसको ऐसा समझिए, एक सिंपल एग्जांपल मैं यही लिख देता हूँ, ग्रास हॉपर, इसके अलावा आ जाएगा फ्रॉग, स्नेक, हॉक। माना कि ग्रास से एनर्जी लेता ग्रास से एनर्जी लेता कौन, ग्रास ऊपर से एनर्जी लेता फ्रॉग से स्नेक और हॉक। केवल ये एक ही फूड चेन एग्जिस्ट करती तो हॉक के पास केवल एनर्जी का सोर्स क्या रह जाता है, स्नेक के पास क्या रह जाता, फ्रॉग के पास क्या रह जाता, ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर के पास क्या रह जाता है, ग्रास। यदि इनमें से एक भी स्पीसीज ख़त्म होती है या फिर एक भी स्पीसीज को हम हटा देते हैं, फ्रॉग ख़त्म हो जाएगा तो ग्रास ऊपर बढ़ने लगेगा, तो स्नेक ख़त्म हो जाएगा और हॉक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनको फूड के लिए फूड चेन मिलेगी नहीं। इनको फूड प्रोवाइड करने वाला था फ्रॉग, वही ख़त्म हो गया, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ग्रास ऊपर बढ़ने लगेगा, ये ग्रास को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो इकोसिस्टम रहेगी उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है जितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहेगा, यानी कि हॉक कहाँ से एनर्जी ले सकता है, हॉक आपके जो डेड हो जाते हैं उनसे एनर्जी ले लेता है, स्नेक से एनर्जी ले लेता है, इसके अलावा काऊ से भी एनर्जी, काऊ जब डेड हो जाएगी तब ले लेगा, फॉक्स डेड हो जाएगी तब भी, यानी कि इससे भी ये एनर्जी ले सकता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स, जितना कॉम्प्लेक्स ये नेटवर्क होगा उतनी ही क्या रहेगी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी रहेगी। समझ में आया? क्योंकि माना कि स्नेक खत्म हो गया तो हॉक फ्रॉग को तो खाएगा नहीं, या फिर ग्रास ऊपर को तो खाएगा नहीं, तो ये एनर्जी ही नहीं ले पाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा नेटवर्क रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, वही आपका इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसके अलावा जो स्पीसीज़ इस इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में, वो स्पीसीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, वो कहलाती है आपकी क्या, की स्टोन स्पीसीज़, जो कि किसी भी आपका जो फूड वेब होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ होती है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रोल निभाती है किसी भी फूड चेन या फिर फूड इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, वो कहलाती है आपकी की स्टोन स्पीसीज़। इसीलिए तो सरकार कई सारे कार्यक्रम चलाती है टाइगर को बचाने के लिए, एलिफेंट को बचाने के लिए, वन हॉर्न राइनो को बचाने के लिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। माना कि एग्जांपल लेते हैं हम
कि हमने टाइगर को ख़त्म कर दिया, आपका इकोसिस्टम से टाइगर को ख़त्म कर दिया, फॉक्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, फॉक्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ये रेबिट को ख़त्म कर देगी। जब रेबिट ख़त्म हो जाएगा तो क्या फॉक्स को ही नहीं मिलेगा, तो फॉक्स भी खत्म हो गई, रेबिट भी खत्म हो गया। या फिर फॉक्स को हम खत्म कर देते हैं तो रेबिट सारा ग्रास खत्म कर देगा। तो ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती है। कोई भी स्पीसीज यदि हम ख़त्म कर देते हैं तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए सरकार इतने सारे कार्यक्रम चलाती है इन सबको सेव करने के लिए। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंट तरह के पिरामिड होते हैं, अलग अलग बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे, नंबर ऑफ बायोमास के बेसिस पे, तो कई तरह से हमने इनको डिवाइड किया है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। कितने तरह के होते हैं ये इकोलॉजिकल पिरामिड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड। ये देखिए, ये हो सकता है ऐसा और ऐसा। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड रहेंगे ना, वो हर एक टॉपिक लेवल को दर्शाते हैं, और जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है, हमको ऐसे ऊपर जाना है। तो ये जो वाला पिरामिड है ये क्या ऐसा कहलाता है? अपराइट। और ये वाला जो पिरामिड है ये कैसा कहलाता है? इन्वर्टेड पिरामिड। दो तरह के पिरामिड होते हैं मेनली, लेकिन हम इनको बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे हैं, या फिर बेस्ड ऑन बायोमास हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एनर्जी के फ्लो के बेसिस पर हम इनको डिफरेंट टाइप पे डिवाइड कर देते हैं। और जो पिरामिड रहेगा उसमें हमको स्टार्ट करना है कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन सा लिखूँगा? फर्स्ट वाला जो मैं लिखूँगा वो क्या लिखूँगा? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे। तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल हैं? बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड, दोनों केस इसमें पॉसिबल हैं। देखिए कैसे? ग्रास रहेगा, ग्रास ऊपर रहेगा, फ्रॉग रहेगा, स्नेक रहेगा, हॉक रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए सबसे ज़्यादा ग्रास पाया जाता है, उसके बाद ग्रास ऊपर पाए जाते हैं, हॉक की संख्या बहुत ही कम है। तो ये कैसे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा ये पिरामिड? ये हो जाएगा आपका ऐसा। अपराइट हो जाएगा ये, क्योंकि इंडिविजुअल जो है, ग्रास सबसे ज़्यादा है, हॉक सबसे कम है। तो ये कैसा हो जाएगा? अपराइट। इसको हम क्या लिख देंगे? ये कहलाएगा आपका अपराइट। ठीक इसी तरह यदि हम लें एक और एग्जांपल, सबसे पहले ले लीजिए ट्री। ट्री के ऊपर कुछ हर्ब्स होते हैं और हम इनको पैरासाइट भी बोलते हैं। क्या? पैरासाइट। पैरासाइट के ऊपर होते हैं हाइपरसाइट, पैरासाइट। देखिए पैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए ट्री के ऊपर हर्ब्स होते हैं जो कि इनसे ही क्या लेते हैं? फूड वगैरह लेते हैं और इनके साथ रहते हैं। तो एक ट्री पर कई सारे पैरासाइट हो सकते हैं, तो इनकी संख्या इनसे ज़्यादा रहेगी, और हाइपरसाइट इनसे भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये वाला जो पिरामिड बनने वाला है वो कुछ इस तरह बनने वाला है।
तो ये कैसा बन गया आपका इन्वर्टेड, कैसा पिरामिड बन गया, ये क्या बन गया आपका इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप होता है वो कैसा होता है, बेस्ड ऑन बायोमास। बायोमास क्या होता है, माना कि एक कोई एनिमल है, एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, एलिफेंट ले लीजिए। जब वो एलिफेंट मर जाएगा तो उसकी जो बॉडी रहेगी वो डिकम्पोज होके कितना ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएगी, वही कहलाता है आपका क्या, बायोमास। यानी कि कितना ऑर्गेनिक कंपोनेंट उससे मिलने वाला है, वही कहलाता है क्या, बायोमास। ठीक है। अब इसके बेसिस पर क्या होता है, इसमें हम देखिए किसको कंसीडर कर रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजी में हम केवल एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं करते हैं, ऐसा कि एक ग्रास लेंगे, पूरा जितना ग्रास पाया जाएगा उसको हम पूरे ग्रास को कंसीडर करेंगे। यानी कि ऐसा मान के चलिए दुनिया में जितना भी ग्रास पाया जाता है उस सारे को कंसीडर कर लेंगे, दुनिया में जितने भी फ्रॉग पाए जाते हैं उन सारे को कंसीडर कर लेंगे। तो उनके बायोमास से जो बायोमास हमको मिलने वाला है वो हमको कंसीडर करना है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, ग्रास, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। तो सबसे ज़्यादा ग्रास पाया जाएगा, उससे कम ग्रास ऊपर पाया जाएगा। तो ये वाला जो पिरामिड बनने वाला है वो भी कैसा बनने वाला है, अपराइट ही बनने वाला है, क्योंकि ग्रास तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ये कहलाता है अपराइट, अपराइट पिरामिड। देखिए लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ट्री। ट्री पर क्या पाए जाते हैं, पैरासाइट और हाइपर पैरासाइट। अब दुनिया में जितने भी ट्री हैं उन सबको आप ले लीजिए, उसके अलावा पैरासाइट ले लीजिए, हाइपरसाइट ले लीजिए। तो कैसा आपका बायोमास बनने वाला है। मैंने कुछ गलत बना दिया, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं, बायोमास के बेसिस पर ये ऐसा बनेगा। देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक फ़ोन आ रहा है। ओके, तो देखिए ये भी कैसा बनेगा, ट्री सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, पैरासाइट उनसे कम, हाइपरसाइट उनसे कम। तो ये वाला, सॉरी, ये वाला जो रहेगा, हाइपरसाइट सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे और ट्री सबसे कम। तो ये वाला कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। ओ सॉरी यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, अपराइट बनेगा, क्योंकि ट्री सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पैरासाइट उनसे कम पाए जाते हैं। अब इन्वर्टेड का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। एक होता है प्लैंकटन। क्या होता है, प्लैंकटन। ये पानी में पाया जाता है, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन,
और दूसरा कौन से होते हैं, जू प्लैंकटन। इनको कंज्यूम करती क्या, फिश। स्मॉल फिश को कंज्यूम करती है बिग फिश। ठीक है, चलिए अब इनका जो हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ इस तरह से बनेगा। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश और बिग फिश। अब देखिए, आपने ये तो देखा ही होगा कितनी सारी मछलियां पकड़ लेते हैं, इसके बाद भी इतनी सारी मछलियां पाई जाती हैं, यानी कि इसमें जो बायोमास हमको मिलने वाला है वो ज़्यादा मिलने वाला है बिग फिश का, प्लैंकटन का हमको कम मिलेगा। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो बनेगा कैसा, इन्वर्टेड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी आपको क्या लगता है कैसा बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी थर्ड टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये तो हमेशा अपराइट ही बनेगा, ये तो हमेशा अपराइट ही बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। शायद मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, जितनी छोटी, हाँ ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, एक चीज़ छोड़ दी है वो आप समझ लीजिए। नहीं छोड़िए, शॉर्टर द फूड चेन हायर विल बी द एनर्जी, ये और इट्स सो क्लियर पिक्चर अबाउट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है, इतना समझ में आ गया। चलिए, ये भी हो गया नंबर ऑफ बायोमास के बेसिस पे। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे। तो ये था कुछ लेक्चर इसका, तो ये सेकंड लेक्चर था, इसके अलावा पहला लेक्चर आप देख लीजिए और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद मैथ्स की वीडियो आएगी, फिर एक टेक्निकल वीडियो आएगी और एक क्वेश्चन की वीडियो आएगी।